बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लोब्स ऑफ ब्रेन, चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4। लोब्स ऑफ ब्रेन को देखने से पहले हम इंपॉर्टेंट जो चीज है वो उसको देखेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसको बोलते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देख लेते हैं क्या होता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसको कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं, इज द आउटर ग्रे मैटर लेयर दैट कंप्लीटली कवर्स द सरफेस ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर। हमारा जो ब्रेन दो हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर। उसके ऊपर एक ग्रे मैटर होता है, ठीक है, ग्रे कलर का मैटर होता है। वो जो उसकी आउटर लेयर होती है उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली इसकी ऊपर वाली सतह है, ऊपर वाली तह है, जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। मैं जरा इसका दूसरा दूसरी पिक्चर भी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा जरा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, नहीं जी, हियर इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, बेसिकली ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ये ग्रे कलर का होता है ओरिजिनल, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ये ग्रे कलर का होता है। ये सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है जो कि ऊपर वाली लेयर होती है हेमिस्फेयर्स की। अच्छा, अब ये काम क्या करता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच इज द आउटर सरफेस ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द हायर लेवल ऑफ हायर लेवल प्रोसेसेस, या हायर लेवल के जो फंक्शंस होते हैं ना हमारे ब्रेन के अंदर, वो बेसिकली ये जो कॉर्टेक्स है ये परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कॉन्शियसनेस है, थॉट है, इमोशन है, रीजनिंग है, लैंग्वेज एंड मेमोरी, ये इन सब में अपना रोल प्ले कर रहा होता है इनको परफॉर्म करवाने में। द सर्फेस ऑफ द ब्रेन नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज वेरी अनइवन, करेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ फोल्ड्स और बम्प्स। इसमें फोल्ड्स और बम्प्स होते हैं जिनको गायरी एंड ग्रूव, यानी कि गायरी जिसको जिसका जो सिंगुलर है ना गायरस है, एंड ग्रूव्स नोन एज सल्की या सल्कस, सल्काई या सल्कस। दो चीजें होती हैं हमारे इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, एक होती है गायरी, ठीक है, और एक होता है सल्काई। अच्छा, अब ये गायरी क्या होता है, इसका जो बेसिकली सिंगुलर होता है वो गायरस होता है, और सल्काई इसका जो सिंगुलर होता है सल्कस होता है। अच्छा, अब ये यहां पर आपको नजर आ भी रहा होगा गायरी। ये जो उभरे हुए पार्ट होंगे ना ब्रेन के ऊपर, सॉरी जो कॉर्टेक्स के ऊपर उभरे हुए पार्ट हैं, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा होगा, एक तो आपको उभरे हुए पार्ट नजर आ रहे हैं, एक आपको नजर आ रहे हैं जो गहराई में जा रहे हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हैं जो डेप्थ है या डीप पार्ट्स हैं ना यहाँ पर कॉर्टेक्स में, वो बेसिकली सल्काई हैं। जो उभरे हुए पार्ट हैं वो गायरी है, जो जो तहें लगी हुई है बेसिकली जो डीप पार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको, वो सल्काई। These gyri and sulci form important landmarks that allow us to separate the brain into functional centers। अब वो कहते हैं कि ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हमें हेल्प कर रहे होते हैं कि हम ब्रेन के जो ब्रेन के इस रीजन के ना डिफरेंट पार्ट्स को फंक्शन के हिसाब से अलग अलग अंडरस्टैंड कर सकें। ये हमें इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट सल्कस नोन एज लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर जो प्रोमिनेंट सल्कस है, जो हम जब लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर को पढ़ते हैं ना, वो बेसिकली वो कहते हैं वो एक डीप पार्ट जो प्रोमिनेंट पार्ट है ना ब्रेन का, जो ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसको लॉन्गिट्यूडनल फिशर बोलते हैं, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है ब्रेन को। वो भी हमारा क्या है, सल्कस। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला, ये आपको नजर आ रहा होगा कि जो हमारा ब्रेन है दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अब दरमियान में आपको एक और गहरी लाइन सी नजर आ रही है, ठीक है, ये डीप पार्ट है इसका। ये कहते हैं कि जो प्रोमिनेंट हमारे पास है ना सल्कस, जिसको लॉन्गिट्यूडनल फिशर बोलते हैं, ये ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। अब आ जाते हैं लोब्स ऑफ ब्रेन, इनको देख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लोब्स ऑफ ब्रेन की डायग्राम ये आपको नजर आ रही है। जो फ्रंटल लोब है वो फ्रंट पे होता है, पैराइटल लोब जो है वो आपको उसके बाद नजर आ रहा है, उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब जो पीछे नजर आ रहा है, और टेम्पोरल लोब वो साइड पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये चार टाइप्स के लोब्स होते हैं इसमें कॉर्टेक्स में। इनको देख लेते हैं। लोब्स ऑफ ब्रेन, द फोर लोब्स ऑफ द ब्रेन आर द फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब्स। द फ्रंटल लोब, अब इनको एक एक करके देखते हैं। द फ्रंटल लोब इज लोकेटेड इन द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, एक्सटेंडिंग बैक टू अ फिशर नोन एज द सेंट्रल सल्कस। वो कहते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर हमको हमने देखा है ना, उस तक ये एक्सटेंड हुआ होता है फ्रंटल लोब, और ये फ्रंट पे होता है बेसिकली, ये आपको नजर आ भी रहा होगा।
अच्छा, द फ्रंटल लोब इज इन्वॉल्व इन रीजनिंग। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, फ्रंटल लोब इज इन्वॉल्व इन रीजनिंग, मोटर कंट्रोल, इमोशन एंड लैंग्वेज। ये जो फ्रंटल लोब है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे कम्प्लेक्स काम है ना, ये करता है। या आप कह सकते हैं हायर लेवल जो प्रोसेसेस होते हैं, मेंटल प्रोसेस, वो ये करता है। रीजनिंग, मोटर कंट्रोल, इमोशन एंड लैंग्वेज। इट कंटेन्स द मोटर कॉर्टेक्स विच इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन मूवमेंट। अब मोटर कॉर्टेक्स भी इसी के अंदर होता है, इस लोब के अंदर, जो क्या काम करता है, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन मूवमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करता है। यानी कि जब हमने कोई मूवमेंट करनी होती है ना, तो वो कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, कितनी करनी है, ये सारी प्लानिंग इसी के अंदर हो रही होती है। द प्री उसके बाद है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स which is responsible for higher level cognitive functioning and broca areas which is essential for language production। इसमें फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी होता है जो कि हाई लेवल कॉग्निटिव फंक्शनिंग करता है। इसके साथ साथ ब्रोका एरिया भी होता है विच इज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज प्रोडक्शन। ब्रोका एरिया लैंग्वेज प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है, जो कि फ्रंटल लोब के अंदर ही मौजूद होता है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्रोका एरिया आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लू सा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि ऊपर हम इसको समझ सकें। फ्रंट लोब के अंदर होता है ब्रोका एरिया। अच्छा, अब ब्रोका एरिया के बारे में थोड़े से इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पीपल हु सफर डैमेज टू ब्रोका एरिया हैव ग्रेट डिफिकल्टी प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज ऑफ एनी फॉर्म। जो बंदा, जिस बंदे का भी ये ब्रोका एरिया डैमेज हो जाएगा ना, या इफेक्ट हो जाएगा, वो लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, यानी कि वर्ड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। वो आप अगर आप उससे कोई सवाल करेंगे ना, वो सवाल का आपको आंसर नहीं कर पाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक केस है हमारे पास, पद्मा। पद्मा नाम है एक, वो केस है हमारे पास। वाज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। हु वाज सोशली एक्टिव एंड केयरिंग इन्वॉल्व मदर। ये बेसिकली, सॉरी, पद्मा जो है ना, एक फीमेल थी, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी। अबाउट 20 years अगो शी वाज इन अ कार एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ एंड सफर डैमेज टू हर ब्रोका एरिया, उसका ब्रोका एरिया डैमेज हुआ। अब ये एक्सीडेंट के अंदर उसका ब्रोका एरिया जो कि फ्रंटल लोब में होता है वो डैमेज हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। शी कंप्लीटली लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक एंड फॉर्म एनी काइंड ऑफ मीनिंगफुल लैंग्वेज। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब उसका ये ब्रोका एरिया डैमेज हुआ ना, तो वो कोई भी वर्ड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, मतलब कि वो प्रोड्यूस नहीं कर पाई, मीनिंगफुल लैंग्वेज नहीं बोल पाई। देर इज नथिंग रॉन्ग विद हर माउथ और हर वोकल कॉर्ड्स, बट शी इज अनएबल टू प्रोड्यूस वर्ड्स। उसका और कोई भी कहते उसको इशू नहीं था, यानी कि बाकी सारी चीजें उसकी ठीक थी, बस एक ही प्रॉब्लम उसके साथ आ रही थी कि वो ना लैंग्वेज यानी कि वर्ड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती थी। अगर आपने उसके उससे कोई सवाल किया ना, तो उसका आंसर वो बोल के नहीं दे पाती थी। ये बेसिकली इसका प्रॉब्लम था ब्रोका एरिया से, यानी कि लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं कर पा रही वो। शी कैन फॉलो डायरेक्शंस, वो डायरेक्शंस को फॉलो कर लेती थी, अंडरस्टैंड कर लेती थी, यानी कि इशारों को समझ लेती थी, बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड वर्बली, वर्बली वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी। एंड शी कैन रीड बट नो लॉन्गर राइट, वो रीड भी कर लेती थी लेकिन लिख नहीं पाती थी। शी कैन डू रूटीन टास्क लाइक रनिंग टू मार्केट टू बाई मिल्क, यानी कि सारे काम वो कर लेती थी, बट जब उसको बोलना होता था ना, वो बोल नहीं पाती थी किसी भी चीज को लेकर। बाकी हर चीज को लेकर वो नॉर्मल थी। उसका ये ब्रोका एरिया जो कि फ्रंटल लोब में होता है वो ये डैमेज हुआ था। अच्छा, उसके बाद एक और केस है हमारे पास, प्रोबेबली द मोस्ट फेमस केस ऑफ फ्रंटल लोब डैमेज इज दैट ऑफ अ मैन बाय द नेम ऑफ फिनिश गेज। फिनिश गेज एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, हाईलाइटेड केस है। जब ब्रेन की बात आती है ना, ब्रेन एरिया की या ब्रेन डैमेज की बात होती है, ब्रेन फंक्शनिंग की बात आती है, तो ये बहुत ही फेमस केस है। फिनिश गेज, इसका जो एक्सीडेंट हुआ था सितंबर 1848 के अंदर, 1848 के अंदर। इसकी एज थी 25। वाज वर्किंग एज अ रेल रोड फॉरमैन इन वर्मोंट। ही एंड हिज क्रू वर यूजिंग एन आयरन रॉड। ये आयरन रॉड यूज कर रहे थे, काम कर रहे थे कोई, यानी कि जिसको सलाख बोलते हैं ना, वो यूज कर रहे थे, ठीक है। और उस करते करते क्या हुआ कि एक्सीडेंटली वहां पर कुछ हुआ, जिसकी वजह से जो रॉड था ना, वो सलाख थी लोहे की, वो इसके ब्रेन में घुस गई। कैसे, ये आपको नजर आ रहा होगा नीचे पिक्चर में। एक मिनट रुकते जरा, ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा। ये इस तरह से लोहे की सलाख इसके दिमाग में घुस गई।
यानी कि आंख एक आंख से एक आंख की तरफ से उसके ब्रेन में घुस गई। अच्छा, अब ये फिनिश गेज था। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली द आयरन रॉड created a spark and caused the rod to explode out of the blasting hole into Finis Gage face and through his skull। और उसके फेस से गुजरती हुई उसके स्कल में जा घुसी, निकल गई। Although lying in a pool of his own blood with brain matter emerging from his head, मतलब वो ब्लड निकल रहा था, ब्रेन मैटर जो है वो निकल रहा था। गेज वाज कॉन्शियस एंड एबल टू गेट अप। वो कहते हैं कि उसका जो रॉड है ना दिमाग में घुस गया, इसके बावजूद वो कॉन्शियस भी था और इस काबल था कि वो उठ सके, चल सके और स्पीक, मतलब स्पीक कर सकता था, बोल सकता था। ही कैन स्पीक, ठीक है, जब उसके मतलब ये रोड दिमाग में घुसा हुआ है, सर में घुसा हुआ है, लेकिन वो चल भी सकता था, बोल भी सकता था। बट इन द मंथ्स ऑफ फॉलोइंग हिज इन द मंथ्स फॉलोइंग हिज एक्सीडेंट पीपल नोटिस दैट हिज पर्सनैलिटी हैड चेंज्ड। अब हमारे यहाँ पर ये होता है ना कि अगर किसी को दिमाग में चोट लग गई तो उसका बचना मुश्किल है। इसके दिमाग में पूरा का पूरा रॉड घुस गया, लेकिन इसके बावजूद इसको कुछ नहीं हुआ और ये सर्वाइव कर गया। अब वो कहते हैं कि पहले जब वो मतलब कि तंदुरुस्त होके आया ना वापस, तो लोगों ने उसके बिहेवियर में ना कुछ चेंजेस फील किए। उनको लगा यार इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी चेंज हो गई है। मैनी ऑफ हिज फ्रेंड डिस्क्राइब्ड हिज हिम एज नो लॉन्गर बीइंग हिमसेल्फ। वो कहते हैं कि वो ये पहले जैसा नहीं रहा। बिफोर एक्सीडेंट इट वाज सेड दैट गेज वाज अ वेल मैनर्ड सॉफ्ट स्पोकन मैन। पहले वो अच्छे से बात करने वाला बंदा था, वेल मैनर्ड बंदा था। बट ही बिगेन टू बिहेव इन ऑड एंड इनअप्रोप्रिएट वेज। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद से ना वो मतलब ऑड वे में, यानी कि बदतमीजी से, अग्रेशन से, चिड़चिड़ेपन से ना अनअप्रोप्रिएट वे से वो रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गया, बिहेव करना शुरू हो गया। Such changes in personality would be consistent with the loss of impulse control of frontal lobe function। अब वो कहते हैं कि इसका जो है ना लॉस ऑफ इंपल्स कंट्रोल हो गया था, वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता था। ठीक है, नॉर्मली वो नहीं कर पाता था, जो कि किसका फंक्शन है, फ्रंटल लोब का फंक्शन था। वो डैमेज हो गया था, उसका वो इफेक्ट हो गया था, सॉरी, नेगेटिवली। बियॉन्ड द डैमेज टू द फ्रंटल लोब इटसेल्फ, subsequent investigation into the rod's path also identified probable damage to the pathways between the frontal lobe and the other brain structure। जब वो ये रॉड उसके मतलब के दिमाग में घुसा ना, तो वो जो फ्रंटल लोब का एरिया था, वो तो फ्रंटल लोब को तो डैमेज किया ही किया, लेकिन उसमें जो बाकी एरियाज आ रहे थे उसको भी उसने डैमेज किया। with connections between the planning functions of the frontal lobe and the emotions processes of the limbic system swayed, Gage had difficulty controlling his emotional impulse। उसकी वजह से वो कहते हैं कि उसका लिम्बिक सिस्टम है ना वो भी डैमेज हुआ, जिसकी वजह से उसका इमोशनल रिस्पॉन्सेज या इमोशनल जो फंक्शनिंग थी ना वो भी डैमेज हुई। इमोशनली भी वो प्रॉपर तरीके से क्या रिस्पॉन्स नहीं कर पाता था, फंक्शन नहीं कर पाता था, परफॉर्म नहीं कर पाता था। ये चीजें मतलब बेसिकली डैमेज हुई उसके इस एक्सीडेंट की वजह से। ये आप डायग्राम में देख भी रहे होंगे। ये बहुत फेमस केस है, याद रखिएगा, फिनिश गेज का। इसका फ्रंटल लोब डैमेज हुआ था। फ्रंटल लोब के अंदर मतलब जो फ्रंटल लोब का जो फंक्शन होता है ना, इमोशनली वो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता था, इंपल्स कंट्रोल उसने खो दिया था, यानी कि अपने आप पे कंट्रोल ना रहना, नॉर्मली बिहेव ना करना। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाएं। However, there is some evidence suggesting that the dramatic changes in Gage's personality were exaggerated and embellished। वो कहते हैं कि कुछ चीजें जो है ना उसकी पर्सनैलिटी को लेकर एग्जैजरेट कर दी गई थी, कि जानबूझ के उनको बढ़ा चढ़ा के बताया गया उसके एक्सीडेंट के बाद। गेज केस अकर्ड इन द मिड्स ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के मिड में ये हुआ था। डिबेट ओवर लोकलाइज सॉरी गेज केस अकर्ड इन द मिड्स ऑफ 19th सेंचुरी, डिबेट ओवर लोकलाइजेशन रिगार्डिंग वेदर सर्टेन एरियाज ऑफ द ब्रेन आर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर फंक्शंस। अब वो उसका केस कहते हैं कि डिस्कस हुआ जब डिबेट हो रही थी। किस पे डिबेट हो रही थी? लोकलाइजेशन पे। लोकलाइजेशन क्या होता है? जब ब्रेन की बात आती है, ब्रेन की जब डिस्कशन हो रही होती है ना, तो उसमें लोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ब्रेन का जो पर्टिकुलर पार्ट्स है ना वो पर्टिकुलर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम फ्रंटल लोब की बात करें ना, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके अंदर इमोशंस वाला फंक्शन परफॉर्म होता है। अब ये जो इमोशन जो है ना, अगर जब भी हम इमोशन की बात करेंगे ना, तो हम फ्रंटल लोब की बात करेंगे। जैसे हमने ऊपर देखा भी है फ्रंटल लोब। हाँ, ये देखो, यहाँ पर इमोशन भी है, मोटर कंट्रोल भी है, रीजनिंग भी है। तो जब भी हम लोकलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि फ्रंटल लोब है ना वो रीजनिंग पे काम करता है, या यानी कि रीजनिंग को कंट्रोल करता है या इमोशंस को कंट्रोल करता है।
तो ये बेसिकली ये लोकलाइजेशन का मतलब था कि ब्रेन का कोई पर्टिकुलर पार्ट है ना, वो पर्टिकुलर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, कोई मेमोरी को कंट्रोल करता है, कोई इमोशन को कंट्रोल करता है, कोई रीजनिंग को कंट्रोल करता है, यानी कि ब्रेन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज लोकलाइजेशन, कि कोई पर्टिकुलर पार्ट क्या काम करता है। क्लियर है ये बात यहां तक? ये ब्रोका एरिया वाला ना कॉन्सेप्ट अक्सर क्लियर नहीं होता, अक्सर मतलब भूल जाता है। ब्रोका एरिया लैंग्वेज प्रोडक्शन, के जब किसी का ब्रोका एरिया डैमेज होगा तो वो लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि बोल के आंसर नहीं कर पाएगा। जैसे हमने अक्सर देखते हैं ना, ये वाली चीज आपको जो लोग गूंगे होते हैं ना उनमें आपको नजर आता होगा कि वो समझ तो लेते हैं, वो पढ़ भी लेते हैं, लेकिन वो बोल के नहीं बता पाते हमें। ये उस तरह की कंडीशन हो जाती है। और फ्रंटल लोब के अंदर क्या होता है, रीजनिंग, इमोशन और मोटर मूवमेंट, ये सारे इसके अंदर हो रहे होते हैं फंक्शन। अच्छा, अब आ जाते हैं प्राइटल लोब। पैराइटल लोब इज लोकेटेड इमीडिएटली बिहाइंड द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के बिल्कुल पीछे मौजूद होता है। ये कहाँ था ये? हाँ, ये फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब के पीछे ये मौजूद होता है पैराइटल लोब। एंड इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी सेंसेस। ये सेंसेस पे काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि सेंसेस को प्रोसेस करना इसका काम होता है। हमारी जो 5 सेंसेस होती है ना, इट कंटेन्स द सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स विच इज एसेंशियल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉडी। हमारी बॉडी के तमाम जो सेंसेस है ना, ये सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है, जो मौजूद होता है पैराइटल लोब के अंदर। सोमैटो सेंसरी का मतलब है कि वो एरिया जो कि हमारी सेंसेस को कंट्रोल करता है या हमारी सेंसेस को प्रोसेस करता है। जो सेंसरी मैसेजेस हमारे आ रहे होते हैं, हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं, देखना, सुनना, चखना, टच करना वगैरह। अच्छा, विच इज एसेंशियल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉडी सच एज टच, टेम्परेचर एंड पेन वगैरह। Somatosensory cortex is organized topographically, which means that special relationship that exist in the body are maintained on the surface of the somatosensory cortex। अब वो बॉडी के जो वो कहते हैं कि बॉडी के हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, उनसे जो डिफरेंट तरीके के डिफरेंट तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं, सेंसेस आ रही होती हैं, वो कहते हैं ये एक तरतीब के साथ इसके अंदर क्या होते हैं, आप कह सकते हैं जो सर्फेसिस बनी होती हैं, एरियाज बने होते हैं तरतीब के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल द पोर्शन ऑफ द कॉर्टेक्स दैट प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हैंड। ऐसा जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का जो पोर्शन है जो हाथ को कंट्रोल करता है, यानी कि हाथ के मैसेजेस को जो प्रोसेस करता है, उसके बिल्कुल साथ ही जुड़ा हुआ होगा कौन सा पार्ट, इज एडजेसेंट टू द पोर्शन दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्ट, जो कि हमारी क्लाई की इंफॉर्मेशन को देखता है या कंट्रोल करता है या प्रोसेस करता है। वो कहते हैं बिल्कुल उसी के साथ होगा जो हाथ को प्रोसेस करने वाला पार्ट होगा। जैसे यहां पर नजर आएगा आपको ये वाला, ये समझ लो हमारा सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है। जैसे अब यहाँ पर हम देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हाँ यहाँ पर शोल्डर, शोल्डर के साथ एल्बोज आ गया, फिर रिस्ट आ गया, फिर वो हैंड्स आ गए, फिर उसके साथ फिंगर्स वाला पार्ट, फिर साथ ही थम्स वाला पार्ट, फिर उसके साथ नेक आ गया, नेक के साथ आईब्रो, आई बॉल्स, फेस, लिप्स, यानी कि जो पार्ट साथ साथ होंगे ना, उनके एरियाज भी साथ साथ होंगे जो सेंट्रिक कॉर्टेक्स है वहां पर। ये नहीं होगा कि अगर रिस्ट वाला या हैंड को कंट्रोल करने वाला पार्ट ये है तो दूसरा जो क्लाई को कंट्रोल करने वाला पार्ट बिल्कुल ही दूर जाके है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब इज लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द हेड। टेम्पोरल मीन्स नियर द टेम्पल्स। अब ये वो कहते हैं कि ये लोकेट होता है साइड पे। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब बेसिकली हमारे जो आप कह सकते हैं कान है ना, उनके पास मौजूद होता है, साइडों पे। अब चूंकि ये नियर द टेम्पल्स, टेम्पल किसको बोलते हैं भला, इसका मीनिंग पता है किसी को? इसका जो है कनपट्टी। अब ये कनपट्टी बेसिकली क्या होता है, हमारा जो साइड वाला पार्ट होता है ना ब्रेन का, सर का हमारा साइड वाला पार्ट, तो ये वो बेसिकली साइडों पे जो पार्ट होगा ना कॉर्टेक्स का, दैट इज टेम्पोरल लोब। ठीक है, एंड इज एसोसिएटेड। अब ये चूंकि कनपट्टी जो होती है ना उसके साइड पे होता है, यानी कि वो वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स का, तो फिर इससे एसोसिएटेड इसके फंक्शन भी होंगे। ये मीनिंग पूछने का या बताने का मकसद भी यही था कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको याद रह जाए। टेम्पोरल लोब यानी कि हमारी कनपट्टी वाला जो पार्ट होगा ना, वहां पर जो कॉर्टेक्स का पार्ट होगा दैट इज टेम्पोरल लोब। अच्छा, एंड इज एसोसिएटेड विद हेयरिंग। अब ये देखो साइडों पे हमारे कान होते हैं, साइडों पे हमारे कान होते हैं जिसे हम सुनते हैं, तो ये हेयरिंग एसोसिएटेड होता है मेमोरी, इमोशन एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज।
अब ये जो हेयरिंग है ना, इसी के साथ बाकी चीजें आपकी जुड़ी होंगी। जब आप सुनेंगे तो उससे आपकी मेमोरी इन्फ्लुएंस होगी, उससे आपके इमोशन भी इन्फ्लुएंस होंगे, उसके साथ साथ आपकी जो लैंग्वेज है वो भी इन्फ्लुएंस हो रही होगी सुनने से। ठीक है, तो ये टेम्पोरल लोब बेसिकली सुनने से रिलेटेड काम कर रहा होता है सारे। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, द मेन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारा जो सुनना है उसको प्रोसेस करता है ऑडिटरी कॉन्टेक्स कॉर्टेक्स, इज लोकेटेड विद इन द टेम्पोरल लोब, ये इसी के अंदर मौजूद होता है। वर्निक्स एरिया भी इसी के अंदर मौजूद होता है। वर्निक्स एरिया इंपॉर्टेंट फॉर स्पीच कंप्रीहेंशन, इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर। वर्निक्स एरिया जैसे ब्रोका एरिया होता है ना, इसी तरह से वर्निक्स एरिया होता है, जो कि स्पीच कंप्रीहेंशन के लिए जाना जाता है। स्पीच कंप्रीहेंशन क्या होता है? लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, कि किसी ने कुछ बोला है तो उसका मतलब क्या है, वो हम जो समझ रहे होते हैं ना, वो वर्निक्स एरिया ही बेसिकली हमारा रोल प्ले कर रहा होता है। कि अगर मैं आपको बोलता हूं यहां पर कि जैसे अभी मैं आपको अल्फाज बोल रहा हूं ना, ये अल्फाज के जो मतलब आप समझ रहे हैं, मीनिंग समझ रहे हैं, ये बेसिकली वर्निक्स एरिया अपना रोल प्ले करता है। और जो बोलना है वो कंट्रोल करता है ब्रोका एरिया। वेयर एज इंडिविजुअल्स विद डैमेज टू ब्रोका एरिया हैव डिफिकल्टी प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज, वो लैंग्वेज प्रोड्यूस करने में इशू करता है। दोज विद डैमेज टू वर्निक्स एरिया कैन प्रोड्यूस सेंसिबल लैंग्वेज बट दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड इट। अब वो कहते हैं कि जो ब्रोका एरिया ना, वो तो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है लैंग्वेज को, अगर वो डैमेज हो जाएगा तो लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन कहते हैं कि ब्रोका एरिया सही काम कर रहा है, लेकिन वर्निक्स एरिया अगर जो है ना वो डैमेज हो जाता है ना, तो आप सेंसिबल लैंग्वेज जो है ना वो तो प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि सेंसिबल जो सेंटेंस है, वर्ड्स हैं, वो तो प्रोड्यूस करेंगे, उसमें इशू नहीं आएगा। बट बट दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड इट, आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि आपने क्या बोला है। ठीक है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। बट बोथ एरियाज लोकेटेड इन लेफ्ट हेमिस्फेयर, दोनों जो है एरियाज हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर में मौजूद होते हैं। एक राइट हेमिस्फेयर होता है, एक लेफ्ट होता है। अच्छा, जब हेमिस्फेयर की बात आती है तो दोनों लेफ्ट हेमिस्फेयर में मौजूद होते हैं। जब लोब्स की बात आती है ना, तो जो आपका ब्रोका एरिया वो फ्रंटल लोब में है, और जो आपका वर्निक्स एरिया वो टेम्पोरल लोब में है। ये इसको याद रखना, आपने इसको कंफ्यूज नहीं कर देना, ये आपने क्लियर करके रखनी है बात। जब लोब्स की बात आएगी तो आपका ब्रोका एरिया फ्रंटल लोब में और वर्निक्स एरिया टेम्पोरल लोब में। जब हम हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो दोनों एरियाज लेफ्ट हेमिस्फेयर में है। अब आ जाता है लास्ट वाला हमारा जो लोब है, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब इज लोकेटेड एट द वेरी बैक ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के बैक पे मौजूद होता है यहां पर ऑक्सीपिटल लोब। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, मैंने इसको ना याद रखने का एक तरीका ढूंढा था, वो यानी कि वैसे तो मिक्स हो जाती है ना चीजें, इतनी सारी चीजें होती हैं ब्रेन से रिलेटेड के मिक्स हो जाते हैं कि यार कौन सी चीज किससे रिलेटेड थी। तो मैंने इसको याद रखने का तरीका ये ढूंढा था कि इनकी जो प्लेस है ना, यानी कि जो जगह है ये लोब्स की, ये उनसे रिलेटेड ही काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया टेम्पोरल लोब है ना, ये कनपट्टियों पे साइडों पे मौजूद होता है। इसका मतलब है साइडों पे कान होते हैं, तो वहां पर ऑडिटरी जो प्रोसेस है वो करेगा ये। और जो फ्रंटल लोब है ना, चूंकि ये फ्रंट पे होता है, और फ्रंट पे जो बंदा होता है ना, ये हम कॉमन सेंस में बात करते हैं, जो बंदा फ्रंट पे होता है उसी पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फ्रंटल लोब जितने भी हमारे कंप्लेक्स प्रोसेस होंगे ना, वो परफॉर्म कर रहा होगा फ्रंटल लोब। हमारे जितने भी आप कह सकते हैं औखे काम है ब्रेन के करने वाले, वो सारे फ्रंटल लोब करता है। और जो दूसरा टेम्पोरल लोब मैंने आपको बता दिया, वो क्या करता है, मतलब कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स इसके अंदर मौजूद होता है, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और पेराइटल लोब का हमने क्या देखा था, वो भी इससे मिलता जुलता ही होता है। क्या पढ़ा था हमने? हाँ, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन, हाँ ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, यानी कि ये हमारा जो सेंसरी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ये प्रोसेस करता है। इसको आपको इस तरह से थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं ऑक्सीपिटल लोब, इज लोकेटेड वेरी बैक ऑफ द ब्रेन, ये बैक साइड पे मौजूद होता है, एंड कंटेन्स द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। अब ये विजुअल कॉर्टेक्स इसके अंदर मौजूद होता है, यानी कि ये देखने की जो आप कह सकते हैं सेंस है ना, उसको कंट्रोल करता है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग इनकमिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, जो चीजें हम देख रहे होते हैं ना उसको इंटरप्रेट करने में ये अपना रोल प्ले करता है। जो चीजें हम देख रहे होते हैं उसको इंटरप्रेट करने में ये अपना रोल प्ले करता है। द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स इज ऑर्गेनाइज्ड retinotopically, which means there is a close relationship between the position of an object in a person's visual field and the position of that object's representation of the cortex.
एक तो ये वो कहता है कि ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है रेटिनोटॉपिकली, के जो रिलेशनशिप होता है ना किसके दरमियान में, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द पर्सन विजुअल फील्ड, जो पर्सन की विजुअल फील्ड है ना उसके अंदर जो पोजीशन है ना ऑब्जेक्ट की उसके, एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना उन दोनों की रिलेशनशिप की बात हो रही है। ठीक है, उन दोनों की रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ये बेसिकली डिजाइन हुआ होता है या एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसके नीचे मैंने समरी भी लिख दी है अलग अलग करके लोब्स की, वो भी आप देख सकते हैं। ये हायर कॉग्निटिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जो हमारा फ्रंटल लोब है वॉलंटरी मूवमेंट्स को, उसके साथ पैराइटल लोब हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, और इसके साथ साथ मूवमेंट को भी किसी हद तक करता है। ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है, ऑब्जेक्ट एंड फेस रिप्रेजेंटेशन, विजुअल फील्ड्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। टेम्पोरल लोब जो है वो वही हमारा जो क्या कहते हैं ऑडिटरी, खास तौर पर ऑडिटरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है, इसके साथ साथ इमोशन और मेमोरी वगैरह लैंग्वेज वगैरह को भी करता है। इसको याद रखने का मैंने ये तरीका बनाया था, ये आप याद रख सकते हैं। यानी कि ये लोब्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, और उसके साथ उनका जो है ना फंक्शंस वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे है एफ, ये एफ सी वी है, ये फ्रंटल लोब है, सी वी इसका जो फंक्शंस है, उसके बाद पी पैरेटल लोब है, एस और वी इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, और इसके बाद ओ से ऑक्सीपिटल लोब है। ठीक है, इसका जो ऑक्सीपिटल लोब यानी कि विजुअल इंफॉर्मेशन को करता है ना, और जो टेम्पोरल लोब है उसमें ये फंक्शंस है ई ए एम, ये ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, इनको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। इनको इस तरह से याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपस में मिक्स हो जाते हैं समटाइम।